फार्मूला दिया था। कश्मीर घाटी की जनसंख्या 47 में 13 लाख, 4 लाख हिंदू का, 9 लाख मुस्लिम समाज, 10 लाख लोग मुजफ्फराबाद से, बीरपुर से, कोटली से, इधर से उजड़ कर आए, जिसको आज पाकिस्तान के कब्जे का कश्मीर कहलाता है। रफ़ी अहमद किदवई ने कहा था पंडित जी को, इन सब 10 लाख को आप कश्मीर वैली में बसा कर, ये जो शेख अब्दुल्ला कुछ लोग कहते हैं मर्दमशुमारी यानी वो जनमत, ये करवा दो। और भारत इन सब अलगाववादियों को, कट्टरपंथियों को, दुनिया के बदमाशों को पता लग जाएगा भारत क्या होता है। अगर रफ़ी अहमद किदवई के इस फार्मूले को उस समय पंडित नेहरू मान जाता है तो समस्या का सदा के लिए हल हो जाता है। और रफ़ी अहमद किदवई के फार्मूले पर कुछ ने, शेख अब्दुल्ला वाला ने रिएक्ट किया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला उस समय कहीं ना कहीं अमेरिका के कब्जे में चला गया था, इसलिए उसको लगता था कि आज़ादी मिले, और इसलिए वो भड़का, लड़ा और कश्मीर में दंगे करवा दिए, जिसके कारण ये फार्मूला वर्क केवल नहीं होता। अगर पंडित नेहरू इमीडिएटली मान दे तो लागू हो सकता था, पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर भी बदल जाती है और दुनिया के सब बदमाशों को पता लग जाता हिंदुस्तान के राजनीति, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का मतलब क्या। We lost that opportunity being advised by the रफ़ी अहमद किदवई। ले लेता देश तो बहुत अच्छा, अब वो निकल गया समय, इसलिए उसको बहुत गाने की जरूरत नहीं है और समझने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो पाकिस्तान का झंडा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, बट दे कैन डोंट लव द भारत, लव द भारतीय, भारतीय का सम्मान नहीं कर सकते, भारत को प्यार नहीं कर सकते। तो इस्लाम की नज़रों में वो बेईमान है, संविधान की नज़रों में वो गद्दार है। हम ये नहीं कहते कि फांसी चढ़ा दो, जेल में डाल दो, हम ये कहेंगे उन सबको मियाँ बीवी बच्चों समाज से पाकिस्तान भेज दिया। और इसलिए उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट इज द बेसिक थिंग। अगर प्रॉपर नीड ऑफ द पनिशमेंट एंड लव नहीं होगी तो शायद समझ में नहीं आएगा। लगभग इस तरह के संकेत ये भी सभी ने अपनी बातचीत के अंदर दिए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर एक 7 लाख जनसंख्या इस समय है, जिसको किसी ने बहुत छुआ है, जिसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता है। वो वहाँ पर 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से, 30 साल से रहते हैं, और इसलिए इसको भी नागरिकता मिले। क्या नागरिकता जब हिंदुस्तान में किसी सूबे की नहीं है तो क्या जम्मू कश्मीर को अलग नागरिकता की जरूरत है? अगर उनको लगता है अगर नागरिकता की जरूरत है तो उन्होंने मानवीय हित में, संवैधानिक हित में, जम्मू कश्मीर के हित में तो रहते नहीं है, खाते पीते नहीं का है, उनको नागरिकता देने के बारे में जब वो चाहते हैं कि हमारे गलत को भी थोड़ा सा सही करने के लिए सरकार नरम रहे, तो उनका भी ये मन बनता है इन 7 लाख अगर उधर पर भटकाते हैं, एजुकेशन राइट नहीं है, जो अपॉर्चुनिटी का राइट नहीं है, वोट का राइट नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो वो गलत इधर के रास्तों से रिश्तेदारों में बड़ा सारा भ्रष्टाचार का रैकेट बना। शायद अगर टीडीपी के, एनसी के और कांग्रेस के बड़े नेताओं की छानबीन की गई तो बहुत से होंगे जिनके अवैध स्टेट सब्जेक्ट बने जाते हैं। अगर ईमानदारी से इंक्वायरी होगी तो मुझे लगता है कि इस भ्रष्टाचार से भी मुक्ति की आवश्यकता है। ऑल दिस शुड बी गिवन सिटीजनशिप, स्टेट सिटीजनशिप, उनका नेशनल सिटीजनशिप है, इसको सोचा जाना चाहिए, इसको वर्चुअली रिएक्शन के लिए हमदर्दी पूर्वक सोचना चाहिए। मानव ने अपने अहंकार में दूसरे मानव से इतना क्रूरतापूर्ण अमानवीय व्यवहार नहीं करना। इसलिए वहाँ का एक ज्वलंत प्रश्न है, इसके अंदर के अच्छे और बुरे कुछ पॉइंट्स हैं, उनकी चर्चा के पूरे करेंगे, तो ये भी इसके अंदर से है। इस सारे के अंदर से स्वाभाविक है कि जब हम जनता को और सरकार को आह्वान करेंगे तो क्या कहना चाहिए?
कोई वर्किंग कार्यक्रम भी हो सकता है कि एक कार्यक्रम सुझाते हैं। अब तिरंगा लेकर हिंदुस्तान से और वो भी अब इसकी जरूरत है कि कश्मीर के लोग तिरंगा पकड़कर उसको लहराते हुए दिल्ली तक नहीं आगे जाएगा और इस नारे के साथ तिरंगा लहराएंगे, आतंकवाद कट्टरवाद भगाएंगे और शिक्षा और विकास वाले कश्मीर हिंदुस्तान को बनाएंगे। इसलिए नाउ मार्च शुड बी फ्रॉम कश्मीर। 2017 आजादी की 70वीं वर्षगांठ है और उसी के साथ साथ जन क्रांति की 160वीं वर्षगांठ। अगर हिंदुस्तान आधी दुनिया पर राज करने वाले लद्दाखी बाई बर्थ, वो पसीने से भी, श्वास से भी और रक्त से भी और जन्म से भी हिंदुस्तान में था, है और रहेगा। इसको कोई सोचने की जरूरत नहीं। उसके पेट्रियोटिज्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लद्दाख कास्टलेस सोसाइटी, वहाँ कास्टिज्म नहीं है, कन्या ब्राह्मण छोटा बड़ा, कास्टलेस सोसाइटी का बहुत सुंदर मॉडल है। वहाँ पर मैला ढोने नाम की कोई परंपरा नहीं है, यानी मैला ढोने वाला कोई मिलेगा नहीं, मैला ढोया नहीं जाता है। वहाँ पर जो शौचालय सिस्टम है वर्तमान से छोड़कर पुराना, वो ऐसा है कि जिसमें शौच इकट्ठा होता है, मिट्टी डलती है उसी के अंदर और पत्ते वगैरह डलते हैं और वो खाद में बदल जाता है और परिवार के लोग उसको खाद के रूप में अपने खेत में इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए केमिकल खाद का भी उपयोग नहीं है और मैला ढोने की परंपरा भी नहीं है। इतना इस समय लद्दाख के लिए कहना अच्छा होगा। लद्दाख को एक ही कष्ट रहता है, हम देशभक्त हैं इसलिए हमें पूछते कम है। जो थोड़ा गड़बड़ करें तो माँ बाप इसकी तरफ जरा जल्दी ध्यान देते हैं, क्योंकि आज्ञाकारी बालक के ये संकट होता ही है और ये घर घर में होता है। जो थोड़ा उत्पाद करे उसको जरा उसका ज़्यादा हो जाती है, जो जरा सीधा साधा सरल है। माँ बाप भी सोचते हैं कि हमेशा के लिए गारंटी वगैरह ज़्यादा कम नहीं करे, कम करेगा ही। लद्दाख को इतनी शिकायत है। चर्च ने जिस समय वहाँ कोशिश की कन्वर्शन की तो लद्दाख पीपल्स एसोसिएशन आदि ने उसके खिलाफ भी मोर्चा लिया। इसलिए अब कह सकते हैं कि क्रिश्चियन कन्वर्शन अगर जीरो कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है, परंतु होगी भी तो इसी के आसपास कुछ होगी, तो इतनी बची होगी। ये तो उन्होंने कन्वर्शन लेस वर्ल्ड का लद्दाख में 3 गांव हैं आर्यन सभ्यता के, प्राचीन सभ्यता। उनके बारे में एक बड़ी विचित्र अवधारणा है। दुनिया के 7-8 देश स्विट्जरलैंड, जर्मन आदि वहाँ के दूर ग्रामीण क्षेत्रों में ये माना जाता है अगर गर्भ आर्यन पुरुष से होगा तो वो संतान सुंदर होगी, शक्तिशाली होगी और ज्ञानवान होगी। इसलिए साल में 20-25-30 प्लेयर भी आते हैं, साधारण विवाहित है, पति पत्नी है, वो दोनों आते हैं और वहाँ से पत्नी के पेट में आर्यन गर्भ लेकर जाते हैं। ये एक विचित्र परंपरा भी लद्दाख में देखने को मिलती है और इसलिए हर साल वहाँ से विश्व के अंदर कुछ रेसेस में आर्यन पुत्र, उनकी ये मान्यता है, बलिष्ठ होगा, बहुत सुंदर होगा और ज्ञानवान होगा। अब ये दुनिया के और भारत के किस संविधान के अंतर्गत आता है ये तो आप सोचना, और मैंने परंपरा बताई और बहुत विचित्र परंपरा और सहज सरल होता है। ऐसा नहीं है कि छुपकर होता है, कोई अकानूनी ढंग से होता है, यानी ओपन। और उन देशों से वो लोग बहुत खुशी से आकर पे करते हैं, गर्भ लेकर जाते हैं, पति साथ होता है। ऐसा
ऐसा नहीं है भाग कर आते हैं या इधर उधर से छूट कर आते हैं, और दे इंजॉय वेल। उनको लगता है कि ये संतान से हमारे परिवार की और जाति की और गाँव की किस्मत बहुत ज़्यादा चलती है। वर्ष भर के अंदर 20 से 25 ऐसे गर्भ उन गाँव से विश्व के अंदर धारण किए जाते हैं। शायद आप में से अधिकांश ने पहली बार सुना, तो मैं इतना ही कहूँगा, लद्दाख बाई इंच ऑफ द लैंड, लद्दाख बाई पीपल ऑफ द लैंड। वह पैट्रियोट था, पैट्रियोट है और पैट्रियोट रहेगा। उसका पैट्रियोटिज्म अनचैलेंज है। सिंधु उत्सव 23 जून से 26 जून हर वर्ष होता है। अकस्मात इस बार यात्रा 1500 से अधिक यात्रियों की बढ़ गई थी, जिसका मैनेजमेंट बड़ा कठिन है। अब धीरे धीरे ये बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस यात्रा ने पाकिस्तान को एक छोटा संदेश दिया है, इंडियन लव एवरी इंच ऑफ द लैंड। चीन को भी ये संदेश दिया है, हमारी बदमाशी दादागिरी भारत स्वीकार नहीं करेगा। और देश की जनता को ये संदेश दिया है, लाखों लाख से होकर करोड़ों की तरफ बढ़ रहा है कि लव एवरी इंच ऑफ द लैंड, रिस्पेक्ट एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन। तो इस प्रकार से अध्यात्म की धरती है। वहाँ की पहाड़ियों में और गुफाओं में आज भी 5 साल से 50 साल से 500 साल से 5000 साल से कोई तपस्वी होगा, ऐसी अवधारणा वाली गुफाएं भी दूर नजदीक जाओ तो कहीं ना कहीं मिल जाती है। विदेशी भी कुछ कुछ लोग मिल जाते हैं जो उन गुफाओं के अंदर कुछ कुछ वर्षों से साधना करते हैं। ऐसा लद्दाख कि जम्मू कश्मीर के भयानक और क्रूरताओं के बीच में आज भी मुस्कुराता है। और उसका कहना है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा, पीडीपी ने भी कहा है, एनसी ने भी कहा है और जितने भी दल हैं सब ने कहा लद्दाख को उसका यूनियन टेरिटरी और इंडिपेंडेंट स्टेटस दिया जाएगा। जब ऑल पॉलिटिकल पार्टी एग्रीड है, फिर भी ये लागू क्यों नहीं किया जाता? और हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के समय में उनको वायदा करके आती है। कहीं झगड़ा नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का 1 to 2 पार्टी, परंतु वो आज्ञाकारी इतने हैं देशभक्त, जिसके कारण बचा है। परंतु अभी बीजेपी की सरकार ने आकर पहला काम किया है, लद्दाख में जो बौद्ध अध्ययन की यूनिवर्सिटी थी अन्य विषयों की, उसको भी यूनिवर्सिटी का दर्जा संस्थान को दे दिया। अब हम थोड़ा सा जम्मू को भी स्मरण करें। लद्दाख का 60,000 वर्ग किलोमीटर, 3 लाख जनसंख्या, 4 विधायक, 1 सांसद। जम्मू 26,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, 2 सांसद हैं, 56 लाख के लगभग जनसंख्या है और उसी के साथ साथ 37 विधानसभा है। मैं इस समय कश्मीर का आंकड़ा साथ बोल देता हूँ। कश्मीर 16-17 हजार वर्ग किलोमीटर का है, 52 लाख जनसंख्या का है, उसके पास 3 लोकसभा है और 46 विधानसभा है। इस बेइंसाफी को जम्मू भुगतता है। क्षेत्रफल में ज़्यादा है, जनसंख्या में ज़्यादा है और लोकसभा और विधानसभा सीटें कम है। कश्मीर घाटी के पास क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या कम है, परंतु लोकसभा और विधानसभा अधिक है। ये वहाँ का परमानेंट एक कॉन्फ्लिक्ट का बिंदु है। तीनों की भाषाओं में बहुत अंतर है। जम्मू डोगरी बोलता है, पहाड़ी डोगरी बोलता है। कश्मीर कश्मीरी, पश्तो और कुछ पहाड़ी बोलता है। लद्दाख उर्दू में या प्योर लद्दाखी में केवल एक शब्द से बताऊँ, चलो चलो। डोगरी बोलता है, पहाड़ी बोलता है चल चे, कश्मीरी बोलता है पाक्ष है और लद्दाखी बोलता है डुल डुल। अब तीनों समझ कर आपको कहीं साम्यता नहीं लगेगी। ये लिंग्विस्टिकली these are the 3 different linguistic regions.
इस लिंग्विस्टिक रीजन का एक और है जम्मू, 2000 फीट की हाइट से लेकर, बल्कि 1200 फीट की हाइट से लेकर और 19,000 20,000 फीट की हाइट तक जाता है। कश्मीर 5-6 हज़ार फीट की हाइट से लेकर 24 साढ़े 24 हज़ार फीट हाइट तक जाता है। लद्दाख 11,000 फीट की हाइट से लेकर 26-27 हज़ार फीट की हाइट तक जाता है। इसलिए लद्दाख में माइनस टेम्परेचर वाला इलाका बहुत अधिक है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, जिससे सांस बड़ी जल्दी होती है। कश्मीर बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है। आप में से जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने देखा न थे, इन होलियों के समय में भी देखा ये मौका। अभी आप में से किसी के लिए वहाँ गोली नहीं बनी है, वो अभी आपस में मारने वारने के लिए काम ले लेते हैं, जो उनको बाकियों के लिए फुर्सत नहीं। और जम्मू भी नेचर से बहुत ब्यूटीफुल है। तो इस प्रकार का है। कश्मीर एक वैली है जो 30-40 किलोमीटर चौड़ी है और 110 किलोमीटर लंबी है। लगभग समान समतल है, 5,500 से 6,000 फीट के बीच में पूरी वैली है। इसलिए ऐसा कटोरा है, चारों तरफ ऊंची पर्वत श्रृंखला है, बीच के अंदर कश्मीर का मैदान है। फुल ऑफ नेचर है, फुल ऑफ ब्यूटी है और बड़ी कीमती चीजें होती हैं। जम्मू को यही पीड़ा है कि भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने उनसे कोई जस्टिस नहीं की। हमेशा कश्मीर की डोमिनेशन को वो रहे। इस पीड़ा के अंदर जम्मू सुलझता रहता है, संघर्ष करता रहता है। मैं 17 साल का हूँ, मैंने उस संघर्ष की और भेदभाव की पीड़ा को प्रत्यक्ष देखा है। और इसलिए मन में उनकी आती है कि पुनर्गठन करके हमें भी एक अलग प्रदेश बना दिया जाए, तो कश्मीर इट विल बी मोर एंटी टू पाकिस्तान एंड एंटी टू आज़ादी होता चला जाए। कुछ लोगों को फार्मूला पसंद नहीं आया, नहीं भी आया तो डोगरे ने अपने आप को बता दिया, पर वो भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से उनके प्रति के भेदभाव से मुक्ति चाहता है। ये उसकी बेसिक डिमांड है। दूसरा, दुनिया में और हिंदुस्तान में केवल कश्मीर का मतलब जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू और लद्दाख के तकलीफ रहती है कि भारत हमारा नाम जम्मू कश्मीर लद्दाख क्यों नहीं करना चाहिए। जम्मू कश्मीर कम से कम बोलो, जम्मू कश्मीर लद्दाख बोलो तो बहुत अच्छा है, ताकि हम तीनों को समान सम्मान प्राप्त हो। कश्मीर घाटी है, जो भी उसके अंदर आज आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता है, उसका हमने कल और आज में वर्णन सुना है। यहाँ पर जो निर्णय आए उन सब में आया कि सबने कहा एट एवरी कॉस्ट वी वांट पीस दिया, डेवलपमेंट दिया, इसमें कहीं विवाद नहीं, अपने अपने तरीके से सबने बताया। दूसरा विषय यह है कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा देश हो गया है जो ना मानने वाला देश हो गया है। इसलिए कवि ने इंसान पर कविता लिखते हुए बड़ा मजेदार लाइनें कही, गलती करके पछताए इंसान, गलती करके ना पछताए शैतान, और जो गलतियाँ ही करता चला जाए वो पाकिस्तान। 60-65 साल हो गए, इतना टेस्ट कर लिया है तो लोगों को लगता है कि और कितना और उसको छूट देते। और पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश करता है टू डिस्टर्ब कश्मीर, टू डिस्टर्ब नेशन। ये उसका हंस कर लिया पाकिस्तान लड़ता है तो हिंदुस्तान अब प्रॉक्सी वार से हिंदुस्तान को डिस्टर्ब किया। अपना विकास हो रहा हो पर भारत का विकास उसको पसंद नहीं। इसलिए यहाँ पर कल से आज तक में जो कंक्लूड किया, सबका मत था कि टीच टू द लेसन, आयरन हैंड डीलिंग पाकिस्तान के प्रति भारत में करनी चाहिए। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान से गले मिलते हैं, पाकिस्तानी झंडा लहराते हैं,
उनके प्रति भी सख्त व्यवहार करना चाहिए। ये लगभग सबके डेलिब्रेशंस में आया है। इसलिए पाकिस्तान की जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अधिकाधिक उजागर करना, और पाकिस्तान कैसे पाकिस्तानियों से कुचलना, पाकिस्तान कैसे मुसलमानों के हक है, इसको जितना भी प्रोपेगेंडा करेंगे उससे हिंदुस्तान के मुसलमान को भी और कश्मीर के मुसलमान को कुछ बातें समझने के लिए मौका मिल जाएगा। और जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान से गले मिलते हैं, झंडा लहराते हैं, धीरे धीरे उन नेताओं का आइसोलेशन बढ़ता है। और इसलिए लगभग सबने ये बोलते समय ये भी कहा है कि भारत सरकार ने अलगाववादियों से बात नहीं करनी चाहिए। ये भी कहा है कि अलगाववाद की आवाज को केवल हवा देते रहना, ये बंद करना चाहिए। बल्कि मीडिया से सबने ये रिक्वेस्ट की है, दे शुड एयर हिंदुस्तान, दे शुड एयर वॉइस ऑफ हिंदुस्तान। उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए कि हिंदुस्तान की आवाज़ को कैसे बुलंद ना किया जाए, और जो हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद करते हैं उनको प्रोटेक्शन कैसे दें। लगभग ऐसा एक मत जो है ये साले पे ये कहना कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, जब ये हरियाणा के लिए, केरल के लिए, तमिलनाडु के लिए, बंगाल के लिए, कश्मीर के लिए, असम के लिए, पंजाब के लिए या तमिलनाडु के लिए या मिजोरम नागालैंड के लिए नहीं बोलते, तो ये बार बार क्यों कहना कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इससे आपके मन में शक है ये स्थापित होता है और उनके मन में भी ये शक आता है कि हम हैं नहीं, हमें जबरदस्ती रखा है। तो इसलिए कश्मीर भारत का अटूट अंग है। अब मान लो यहाँ हरियाणा की कॉन्फ्रेंस होती, क्या लिखा जाता है? हरियाणा भारत का अटूट अंग है, केरल भारत का अटूट। जब भारत के किसी भी 1 इंच के लिए अटूट अंग नहीं बोला जाता तो कश्मीर को इसका आतंकवादी और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेटर्स मिसयूज करते हैं। वो कहते हैं कि भारत मानता नहीं है, बार बार दिखाने और बताने की कोशिश करता है, नहीं वो कब्जा करे, और इसलिए कश्मीर भारत का अटूट अंग है ये कहने की जरूरत नहीं। इसलिए यहाँ पर उसमें से नया स्लोगन दिया गया है, कश्मीरियों का सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तानी कश्मीरियों के साथ, क्योंकि वह तकलीफ है। और ये मानने की जरूरत ही नहीं है कि कश्मीर अटूट है, वो है ही। मेरे से पूछते हैं तो मैं तो इतना कह देता हूँ, 47 से पहले लाहौर भी हिंदुस्तान में था, कौन जानता है 2020-25 में फिर हिंदुस्तान में नहीं होगा, ये कहाँ पक्का लिख दिया गया है। इसीलिए हमें भड़काने वालों को, कॉन्स्पिरेटर्स को, इसके लिए टूल हाथ में नहीं देना चाहिए। और इसलिए ये भी लगभग रेजोल्यूट हुआ, कश्मीरियों का सारा हिंदुस्तान, सारे हिंदुस्तानी कश्मीरियों के साथ। अभी तो हमारी बहन ने कहा है कि भाई साहब मान लेना डोगरे के साथ, हमने तो माने ही हुआ है, और उन्होंने पक्का याद कराया तो हमने ब्रैकेट करके भी लिख दिया, तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस बात को भी कहा कश्मीर को मिनी पाकिस्तान कहना या कश्मीरियों को पाकिस्तानी और आतंकवादी मानना, इसमें आइसोलेशन है। चंद लोग हैं जो पाकिस्तानी मानसिकता के हैं, अलगाववादी कट्टरवादी मानसिकता के हैं और आतंकी मानसिकता के। बाकी सारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भारत, ये हिंदुस्तानी था, है और रहेगा। इसलिए मेजर वॉइस ऑफ कश्मीर तो पाकिस्तान और आतंकवाद नहीं, मेजर वॉइस होगा कश्मीर वाली वह हिंदुस्तान है। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल खेलने की जरूरत है। इस मनोवैज्ञानिक खेल का लाभ होगा कि जो कट्टरपंथी हैं और अलगाववादी हैं, जो पाकिस्तानी या हिंसा की बात करते हैं,
उनका धीरे धीरे बहुत बुरी तरह से आइसोलेशन है। जैसे पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट था, जैसे असम के अंदर बोडो वाला मूवमेंट्स था, जैसे केरल के अंदर लेफ्ट मूवमेंट था, जैसे बिहार के अंदर, झारखंड में, छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल मूवमेंट था, तेलंगाना में नक्सल मूवमेंट था। आइसोलेशन इज द बेसिक। जब आइसोलेशन होती है तो आदमी बहुत परेशान होता है, बहुत लंबा समय तक हिंसा में जिंदा नहीं रहता। इसलिए आइसोलेशन ऑफ द टेररिस्ट, ऑफ द फंडामेंटलिस्ट, ऑफ द पाकिस्तान, ऑफ द विदेशी एजेंट को खजाना, इन सब के आइसोलेशन के लिए जो एक सच है उसको बोलना और स्थापित करना, दे आर ह्यूज नंबर, द एजेंट्स आर नॉट द टोटल वैल्यू, दे कैन बी काउंटेड, ये लोग, इसलिए इग्नोर देम, आइसोलेट देम, डोंट थिंक ऑफ देम। तो धीरे धीरे जब बदमाश को पता लग जाता है कि मोहल्ले में मेरे से कोई डरता नहीं, तो बदमाश मर जाती है। जब उसको पता लगता है कि सब मेरे से डरते हैं तो राक्षस बन जाता है। इसलिए किसी गुंडे और बदमाश को राक्षस बनने की अनुमति कभी नहीं देनी चाहिए, बल्कि उससे ऐसा खेलना चाहिए कि हमारे घर का बालक भी तुम्हें समझता नहीं है, तुमको बहुत बड़ी चीज होगा, ऐसी फालतू बात। तो कहते हैं राक्षस की ताकत उससे नफरत में और उससे क्रिटिसिज्म होती है, राक्षस की मौत उससे ना घबराने में। और इसलिए मैक्सिमम ने इसी बात को कहा कि दे आर फ्यू नंबर्स, इग्नोर देम। उससे भारत सरकार ने भी बात नहीं करनी चाहिए, किसी भी संस्था में उनसे नहीं बात करनी चाहिए, और इसलिए हिंदुस्तानी आवाज को एयर किया जाना चाहिए। हम भी अपने बोलने चलने में इस बात को लागू करें, ऐसा एक बात है। स्वाभाविक रूप से जो यहाँ पर है वहाँ का पर्यटन बढ़े, वहाँ का लोकल बिजनेस बढ़े, वहाँ का रोजगार बढ़े, इस तरह की चर्चा है। परिवर्तन क्या है? आतंकवाद के बावजूद इसको समझना चाहिए। 94, 95, 96, 1994, 95-96 ऐसे वर्ष थे जब अमरनाथ यात्रा 4 लाख से घटते घटते 22,000 पर आ गई। कश्मीर का टूरिज्म जो साल भर में 7 लाख टूरिस्ट जाता था, वो मुश्किल से 22,000 ये लोग जो अमरनाथ यात्रा के करते थे 2 महीने में, और पूरे वर्ष भर के अंदर 16,000 38,000 पर आ गए। उस आतंकवाद के अंदर आर्मी के अंतर्गत जो मंदिर है, पूजा स्थल है, और समाज के अंतर्गत जो पूजा स्थल है, जो हजारों में थे, केवल 98 पूजा स्थल ऐसे रह गए थे जो जागृत थे, जब दीप जलता था, पूजा होती थी, घंटी जलती थी, 5-10 से लेकर 20-50 तक लोग रहते थे, उसमें मैक्सिमम सोच के लोग, जनता में से कोई जाते थे। और इसलिए कुल मिलाकर कश्मीर घाटी के अंदर और डेसिमल 6% पॉपुलेशन रह गई, 6% से घटते घटते इतना आ गया है। यहाँ से रिवाइवलिज्म हुआ, और उस रिवाइवलिज्म के अंदर इस समय अमरनाथ यात्रा यह लगभग 3.5 लाख क्रॉस करेगी। इसी प्रकार से वहाँ पर अब वर्ष भर का टूरिस्ट जो आने जाने लगा है वह है लगभग इस समय और 4-4.5 लाख से अधिक चला गया है, तो 7 लाख तक 5 लाख हो गया होगा। इस बार के आंकड़े आएंगे तो पता लगेगा। तीसरा, जागृत पूजा स्थल इस समय लगभग 700 से अधिक हो गए, और जो कश्मीरी पंडित, डोगरा, पंजाबी और सरदार जनसंख्या घटते घटते सिर्फ 17-18 हज़ार रह गई थी। नाउ इट कम्स टू ए 1 लाख, ये 1 लाख लगभग क्रॉस कर गए। और जो देश भर से मजदूरी धंधे के लिए बिहारी, उड़ीसा का, उसकी भी 60,000 जनसंख्या।
इसलिए कश्मीर के अंदर एक रिवाइवलिज्म ऑफ द पॉपुलेशन, रिवाइवलिज्म ऑफ द रिलीजन और रिवाइवलिज्म ऑफ द कॉन्फिडेंस, ये डेवलप। और इस चुनौती को कश्मीर के लोगों ने स्वीकार करना चाहिए कि जो लोग गुजर कर गए उनको सम्मान वहाँ पर बसवाना और बसना देना, उनके प्रति नफरत नहीं, उनके प्रति प्रायश्चित के भाव से सम्मान के साथ उनको आने के लिए रास्ता खोलना। ये एक बड़ी चुनौती है जो लोकली दे आर सेकुलर और दे आर फंडामेंटलिस्ट, दे आर इनह्यूमन और दे आर फुल ऑफ ह्यूमैनिटी। इस इम्तिहान को कश्मीर के लोकल नेता हैं, के ब्यूरोक्रेट्स हैं, के बुद्धिजीवी हैं, के साहित्यकार हैं, के समाज सेवी हैं, के जनता है, तो उसको देना होगा। तभी वो सच्चे कश्मीरी और कश्मीरियत से कुछ बोलेंगे। कश्मीरियत उसको कहते हैं विच नेवर किल्स, ये उसका बेसिक प्रिंसिपल है कश्मीरियत। तो इसलिए वो उनका वहाँ आना है। तो मुझे ये लगता है कि कश्मीर में जो ये फिर से रिवाइवलिज्म हुआ है, इस रिवाइवलिज्म को स्ट्रेंथन